हेलो। बहुत दिनों बाद ट्वेल्थ और दूसरा चैप्टर लेके आए हैं फंक्शन। फंक्शन मतलब समझ लो कि इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना। 11th का तो ये जान है और ट्वेल्थ में हम उसी जगह आगे से कंटिन्यू करेंगे। हमारे जो चैप्टर में है ट्वेल्थ के कोर्स में है उतने ही तक में रखेंगे, बट अगर आप इसको और अच्छे से करना चाहो ना तो फंक्शन का 11th वाला देख करके तब आप इस पे आइएगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। हालांकि जो जो की ज़रूरत है बस उतनी ही बात करेंगे एक रिकॉल करने के लिए कि फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कैसी होती है, क्या होती है। तो हम डेफिनेशन वगैरह तो नहीं बताने वाले हैं क्योंकि उसमें है 11th में, आप देखना। लेकिन यहाँ पे फंक्शन को समझना तो जरूरी है, एक बार कम से कम एक तो चांस बनता है कि फिर से एक बार इसको देखा जाए। तो फंक्शन में जैसे मैंने कहा कि दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट है और मैंने यहाँ पे एफ नाम की मशीन लगा दी है और मैंने यहाँ पे कुछ डेटा रख दिया 1 2 3 और यहाँ पे रख दिया ABC, कुछ भी रख दिया ऐसे। और मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये और ये रख दिया तो क्या ये फंक्शन है? तुमने कहा नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इधर वाले के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारा के सारा एसोसिएट तो होना ही चाहिए उधर, ठीक है ना। ये एसोसिएट तो होना चाहिए, मतलब अगर ये यहाँ भी एसोसिएट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जाए, आई डोंट केयर, बट यहाँ नहीं बचना चाहिए। यानी इन सारे के इमेज वहां होने चाहिए। और उल्टा अगर आप देखो तो ए का प्री इमेज 1 है, 1 का इमेज ए है। ये सब वर्ड्स थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन तो करने हैं और उसमें नाम वगैरह सब आएंगे कि इमेज क्या है, प्री इमेज क्या है, तो दिमाग में हर समय चलना चाहिए। तो ये हो गया है। और एक तरीके से और था कि एक बात और करनी थी कि अगर यहाँ पे ये चीज में अगर मैंने कह दिया कि भाई ये और ये मान लीजिए, तो अभी हमने कहा चलिए सारे एलिमेंट्स तो एसोसिएट हो गए, मतलब सारे के इमेज तो हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो ये एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज बन गए। तो जैसे ही वो एक से ज्यादा इमेज बन गया, यानी फंक्शन ऑफ 2 इज कॉल्ड A एंड फंक्शन ऑफ 2 इज आल्सो कॉल्ड हियर B। तो ये केस आ गया तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। हाँ, मैनी टू वन हो सकता है कि अगर मैंने ये कर दिया, इसको हटा करके ये लगा दिया, करेक्ट है ना। अभी देखिए, अभी क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए उधर, मतलब इनके इमेज उधर है, करेक्ट है। और 2 का 1 हो गया, यानी मैनी का 1 हो गया, तो ये फंक्शन है। बात समझ आ रही है? तो बस इतनी बात ध्यान रखनी है हमको, फंक्शन की मीनिंग समझते हुए, और ज़्यादा नहीं करनी है। बस हम अपने चैप्टर में आना चाहते हैं। चैप्टर में आने के लिए हम स्टार्ट करना चाहते हैं कि भाई 1 1 फंक्शन क्या होता है। 1 1 फंक्शन, देखिए, आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन बिकॉज वेरी वेल इट ऑल इज रिटन इन द बुक। मीनिंग समझनी जरूरी है क्योंकि वो डेफिनेशन तो उन्हें पूछने वाले हैं वो, और डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है। आई डोंट वांट टू टेक सो मच टाइम टू राइट द डेफिनेशन एंड देन एक्सप्लेन दिस ऑल थिंग्स। हाँ, एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 1 फंक्शन जैसे ही दिमाग में आता है तो आपको ये पता चल जाएगा ये फंक्शन 1 1 क्यों है। तो 1 1 फंक्शन की मीनिंग क्या हो गई कि अगर हमने यहाँ पे ये कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट रखा, एक मशीन लगाया और ABC 1 2 3 लिखा, तो ये दिस इज कॉल्ड द 1 1 फंक्शन। मतलब एक से एक का, मतलब मैनी से 1 नहीं हुआ है, 1 से 1 हुआ है। बड़ा सिंपल मीनिंग है ना। अब इसमें एक बात और ध्यान रखते हैं, आपको याद होगा इसको हम डोमेन बोलते थे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, दैट इज ABC इधर वाले को, और उधर वाले में हम इसको बोलते थे ये सारे, मान लो यहाँ 4 भी है, चलो मान लिया 4 भी है, ओके, तो फंक्शन तो है ये, बिकॉज यहाँ नहीं बचना चाहिए, यहाँ तो बच सकता है, नहीं भी बच सकता है, चलेगा। तो यहाँ पे अगर रेंज लिखना होता था तो हम लोग बोलते थे भाई 1 2 3 रेंज है। क्यों? क्योंकि इनके प्री इमेज यहाँ है, प्री इमेज यहाँ है, लेकिन 4 का प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये रेंज नहीं कराएगा इसके अंदर। लेकिन अगर हमने कहा कि कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन में हम सारा पूरा का पूरा y लेते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको y, याद है ना। x एक्सिस पे ये लेते हैं और y एक्सिस पे ये लेते हैं। हमें तो ध्यान रखना है आपको, एक्सिस के हिसाब से आप समझोगे ना तो जल्दी समझ में आएगा। तो कोडोमेन में क्या हो गया, हमारा पूरा ये y एक्सिस हो गया, यानी 1 2 3 4, है कि नहीं। लेकिन ये सब तो बात है, हमने इसलिए किया कि रिकॉल करना था कि भाई कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है। ये सब तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। तो हमको 1 1 की बात करनी थी, लेकिन तो मैंने कहा कि भाई 1 1 में ये हो गया कि सारे के सारे एलिमेंट्स का जब इमेज उधर होगा तो 1 का 1 से ही होगा, तो ये 1 1 हुआ। अब हमने इसके, अच्छा 1 1 के नाम में बुक में ये भी लिखा रहता है ना, इसका नाम जैसे हम लिखते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं उसको 1 1 को।
वन ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये सिंपल मीनिंग के साथ भी क्लियर हो रहा है। इंजेक्टिव आप याद रखे रहो क्योंकि बुक की लैंग्वेज है ये। फिर उसके बाद हम बात कर लिए मैनी वन की। मैनी वन भी बहुत क्लियर मीनिंग आ रही है। देखिए मीनिंग क्लियर क्या हो रही है, मीनिंग ये क्लियर हो रही है कि अगर मैंने यहाँ 1 2 3 रखा और यहाँ ABCD रख दिया, ये मैंने कर दिया ऐसा। देखिए फंक्शन तो है ये, ऑल एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद दैट, करेक्ट है। अब दो एलिमेंट यानी फंक्शन ऑफ 1 इज कॉल्ड A हियर एंड फंक्शन ऑफ 2 इज आल्सो कॉल्ड A हियर, यानी मैनी का 1 से हो गया तो उसको क्या बोल दिया, मैनी वन फंक्शन, सिंपल। उसके बाद आई बात, हम ऑन टू की बात कर लेते हैं। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन में ये हो गया कि अगर मान लीजिए ये 1 2 3 है, ये ABC मान लीजिए कि D भी है, चलिए तो नहीं D मत रखिए। तो मैंने यहाँ पे कहा कि भाई ये 1 है, यहाँ पे ये 2 से B है, ये 3 से C है, ऐसा कुछ है। और मान लीजिए यहाँ 4 भी है और 4 का भी C से, करेक्ट। 3 और 4 का इमेज C है, 2 का इमेज B है और 1 का इमेज A है। फंक्शन F मशीन काम कर रही है। ये सेट X है, ये सेट Y है, X एक्सिस पे ये है, Y एक्सिस पे ये है। और हमने कहा कि भाई ऐसा है कि ऑन टू की मीनिंग यहाँ क्या निकली। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए अच्छा यहाँ पे आपका रेंज क्या है। तो आप बोलोगे रेंज वो होता है जिसका प्री इमेज हो। तो A का भी प्री इमेज है, B का भी प्री इमेज है, C का भी प्री इमेज है, तो रेंज हो गए ABC। अब हमने पूछा कि कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन तो पूरा Y होता है, पूरा Y भी ABC ही है ना। तो देखिए ना, रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गए, रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गए। तो जब रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाएं तब हम कहेंगे कि यह है ऑन टू फंक्शन। अब इससे कंफ्यूज ना होइएगा, ये 2 से 1 हो गया कि मैनी वन तो अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैं तो अभी सिर्फ ऑन टू की बात कर रहा हूँ कि ऑन टू की मीनिंग क्या है। तो ऑन टू की मीनिंग में आप y एक्सिस को पकड़ेंगे या y सबसेट पकड़ेंगे, सेट पकड़ेंगे, उसमें जाएंगे और उसमें देखेंगे कि क्या कोडोमेन और रेंज बराबर हैं। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर है तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन है। और एक लेमैन लैंग्वेज में बोलेंगे कि यहाँ कोई बचा ही नहीं है ना। अगर बच जाता तो दिक्कत होती। तो अगर ये बच जाता, मान लीजिए यहाँ पे हमने डी भी लिख दिया, तो अब की बार क्या रेंज और कोडोमेन बराबर है क्या। रेंज तो ABC रहेगा क्योंकि अभी भी इसके प्री इमेजेस हैं, लेकिन D का प्री इमेज नहीं है तो रेंज के अंदर D नहीं आएगा। लेकिन कोडोमेन में पूरा Y लेते हैं तो यहाँ D भी आ गया। और अब की बार रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो जब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हुआ तो हम कहेंगे इसको कि ये ऑन टू की जगह इनटू फंक्शन, करेक्ट है, इनटू फंक्शन। तो ऑन टू क्या हुआ, इनटू क्या हुआ, 1 1 क्या हुआ, मैनी वन क्या हुआ, दैट इज क्लियर। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे मैंने कह दिया कि ये 1 2 3 ABC ये हो गया। और देखिए इधर से चलते हैं तो 1 का 1 से, 1 का 1 से, 1 का 1 से, तो ये 1 1 फंक्शन हुआ। अब इधर देखते हैं तो क्या इधर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गए हैं, करेक्ट। यहाँ बचा ही नहीं है कुछ, है ना। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो, सारे का प्री इमेज है, यानी रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गए। तो ये है ऑन टू। तो दोनों को मिला के क्या बोल दिए, 1 1 ऑन टू फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 1 1 ऑन टू फंक्शन, सिर्फ तो पूरा चैप्टर ही है। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया ये। अच्छा 1 1 को हम लोग एक और नाम देते थे, क्या है ना, इंजेक्टिव, और ऑन टू को बोलते हैं सर्जेक्टिव। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं और 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं। तो दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। बाई फॉर टू मतलब दोनों आ गए इसमें। अगर बाइजेक्टिव फंक्शन बोल दिया मतलब हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 1 ऑन टू। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन पहला लिया है हमने। इसमें ये बात है कि f such that r goes to r, what does it mean। इसकी मीनिंग बड़ी अच्छे से आपको क्लियर रखनी है। मतलब ये हुआ कि एक मशीन है जिसके अंदर r यानी रियल नंबर जा रहा है, तो बाहर भी रियल नंबर आ रहा है। मतलब कुछ आप ऐसा समझो,
ये है, ये एक फंक्शन f है, f किस पे ऑपरेट हुआ, रियल नंबर पे ऑपरेट हुआ, तो क्या दे रहा है, रियल दे रहा है ना। तो ये जो फंक्शन है ये किस तरीके से ऑपरेट हुआ है, तो ये दिया हुआ है, इस पे डिफाइंड हुआ है, ये fx इक्वल टू 4x³ + 7 पे ये डिफाइंड हो रहा है। तो आप शो करो कि ये f नाम का जो मशीन है या फंक्शन है वो बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन मतलब आपको बताया था 1 1 on 2, यानी हमें दोनों चीज शो करनी पड़ेगी, 1 1 भी शो करेंगे और on 2 भी शो करेंगे। तो 1 1 on 2 शो करने के लिए पहले 1 1 की बात कर लेते हैं। तो कुछ देखिए, कुछ ऐसा करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास है कुछ इस तरीके का कि ये मान लीजिए है यहाँ पे दो एलिमेंट x1 और x2 इसके अंदर मान लिया मैंने, और ये f नाम की मशीन यहाँ लगी हुई है। अच्छा मैंने कहा कि यहाँ पे एक है, अच्छा ये f के अंदर x1 गया है ना, तो इधर आता है तो उसका नाम क्या बनता है, इसको बोलते हैं fx, ये ना बोलते हैं इसको, इस पूरे सेट को fx बोलते हैं, क्योंकि x ये था, x इसमें गया f में, तो क्या बना ये fx दिया, fx को हम लोग y भी बोलते हैं है ना, दोनों चीज बोलते हैं। तो ये हमने अभी कुछ देर के लिए मान लिया कि ये और ये दोनों के एक ही इमेज है, मैंने माना है। हालांकि मुझे 1 1 शो करना है, 1 1 के लिए हम शो कर रहे हैं फॉर 1 1, हम लोग 1 1 के लिए काम करने जा रहे हैं। तो हमने पहले ही मान लिया दिमाग में कि यार दो एलिमेंट इसके अंदर हैं, ठीक है, और वो दोनों के दोनों एलिमेंट एक ही के साथ एसोसिएट हो गए। अभी फिलहाल माना, इसको fx बोल दिया है कुछ देर के लिए, क्योंकि f के अंदर x गया तो बाहर क्या निकलेगा, fx निकलेगा है ना, या y निकलेगा, दोनों बात एक ही। तो अभी के लिए जब मैंने इसको माना तो इसका मतलब हमने क्या मान लिया, हमने इसको मान लिया कि ये क्या है भाई, ये मैनी 1 है, अभी फिलहाल माना, और फिर हम अपनी बातों को गलत कर देंगे और बोल देंगे कि ये 1 1 हो जाए अगर ये गलत हो गया तो हमने मान लिया क्या कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स क्या कर रहा है, R में है ना, क्योंकि R पे ही काम करना है, ये पूरा रियल नंबर का सेट है। तो x1 x2 कोई दो एलिमेंट हमने रियल नंबर के सेट के अंदर मान लिया, और किस तरीके से मैंने माना, सच दैट, इस तरीके से माना कि f ऑफ x1, अब देखिए इस f के अंदर x1 जाएगा तो fx1 ये बनेगा, ये पॉइंट fx1 बना fx1, और ये x2 भी इसके अंदर गया तो क्या बना, fx2 बना, और दोनों क्या एक ही पॉइंट है, हमने माना है fx2 इस तरीके से है ना। तो अगर ये ऐसा लिखते हैं x1 x2 बिलोंग कर रहा है R में, तो अभी तो फिलहाल ये मैनी 1 की तरह माना है मैंने, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारा ये है, यानी इस फॉर्मूले में अगर x अंदर जाता है तो बाहर क्या आता है 4x³ + 7, करेक्ट। जब यहाँ पे x1 अंदर जाएगा तो यहाँ बाहर क्या आएगा 4x1³ + 7, तो मैं यहाँ लिखूंगा 4x1³ + 7, और x2 अंदर गया तो बाहर क्या आया 4x2³ + 7, ये बात हो गई यहाँ पे। अब इसको मैं इधर ले आऊंगा, जब इधर लाऊंगा तो ये बना 4x1³ + 7 माइनस 4x2³ - 7 = 0, +7 से -7 चला गया, और उसके बाद हम इसको आगे क्या लिखें, 4 कॉमन लिया मैंने, x1³ - x2³ = 0, 4 भी उधर गया तो 0/4 0 हो गया, यानी x1³ - x2³ ये बन गया 0। अब आपको याद होगा a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता था, a - b इन ब्रैकेट a² + b² + ab, याद है ना, याद रखिएगा, ऐसे फॉर्मूले भी है, बहुत जरूरी है फॉर्मूले। तो ये क्या हो गया x1 - x2 इन ब्रैकेट x1² + x2² + x1 x2, करेक्ट, यहाँ तक की बात हो गई। अब फिर उसके बाद हम एक बात और करना चाहते हैं आपसे, कि जैसे अगर मैंने कहा मान लीजिए कि भाई अगर a × b 0 है और आपसे पूछा कि इसका सॉल्यूशन बताओ, तो आप क्या करोगे भाई, लेफ्ट राइट को सेम करना है, तो या तो आप a को 0 बोलोगे या तो b को 0 बोलोगे, है कि नहीं। अगर a 0 हो गया और b 0 हो गया तो इसका सॉल्यूशन आ गया। तो हम यहाँ पे दो फैक्टर आ गए हमारे, एक ब्रैकेट ये दूसरा ब्रैकेट ये, और =0 उधर चल रहा है, ये =0 है। अब उसके बाद अगर हमने आपसे बात की कि किसी तरीके से हम ये प्रूफ कर दें कि ये 0 नहीं होगा, मैंने मतलब कोशिश किया कि ये 0 ना हो जाए, ऐसा दिखा दें, तो मेरे पास एक ही चांस है कि अगर ये 0 नहीं हो सकता
तो इसका मतलब ये 0 होगा, क्योंकि राइट में 0 है तो लेफ्ट में तो 0 लाना है ना सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 दोनों सोल्यूशन हो सकते थे, तो हम ये दोनों यहाँ पे अगर लिख देंगे तो मेरा काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो फिर मैनी वन हो जाएगा। अभी बताएंगे हम आपको क्यों हो जाएगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम आपको ये लिखना चाहते हैं ऐसे ही, और मैं इसको कुछ ऐसा शो कर दूं कि देखते ही मतलब जस्ट आई एम सीइंग एंड देन आई कैन प्रेडिक्ट कि इट कैन नेवर बी 0। हालांकि अभी आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप कह रहे हो सर x1 क्या है रियल नंबर, x2 क्या है रियल नंबर, x1 x2 दो रियल नंबर का प्रोडक्ट भी रियल नंबर, पता नहीं कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, तो पुट करते जाओ तो पता कैसे चलेगा। तो ऐसा कुछ लिखा जाए कि जिससे पता चल जाए देखते ही कि हाँ भाई ये वाला जो ब्रैकेट है साफ साफ ये 0 नहीं दिख सकता है। तो हमने क्या किया, हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की। हमने क्या किया, इसको ले लिया इसके साथ और इसको यहाँ पकड़ लिया और ये वाला थोड़ा बाद में लिख दिया, करेक्ट, और ये अपना आगे चला। मैंने इसको a का स्क्वायर लिखा प्लस, अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, 2 अपने मन से बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा था, मैं करने जा रहा हूँ वो वाला फॉर्मूला याद है आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने अपने मन से a स्क्वायर लिख लिया है और प्लस 2ab लिखने जा रहा हूँ। तो a क्या है हमारा, x1 है, तो मैंने x1 लिखा, 2a। अब b लिखना है, तो b के लिए जब हम x2 यहाँ से उतारेंगे तो देखिए ये है x1 x2 और ये है 2x1 x2, दोनों बराबर होने चाहिए, तो मैंने x2 by 2 कर दिया। अब 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो x1 x2 वापस आ जाएगा, है ना। तो 2x1 x2, अब देखिए यहाँ से 2ab जो हमने पकड़ा, तो 2a तो पकड़ में आ गया यहाँ से, सॉरी यहाँ से b ये पकड़ लिया मैंने, 2ab, b मुझे यहाँ दिख गया ना, तो अब हमको क्या चाहिए था, b स्क्वायर। तो अपने मन से मैंने b स्क्वायर इसमें ऐड किया, b स्क्वायर का मतलब ये पूरा इतना। अब देखिए ये इतना तो ऊपर है नहीं कहीं, तो मैं इसको एडजस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा माइनस x2/2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वापस तो हमारा आ जाएगा, देखिए 2 2 भी कट जाएगा तो ये वापस, और ये अभी छूटा हुआ है ये मैंने बाद में लिख दिया, प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार इसको फिर से देखिए, ये 2 2 कैंसिल, x1 x2 वापस आ गए और x2 स्क्वायर बाय 2 से x2 स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, तो और प्लस x2 स्क्वायर, यानी ये पूरा ब्रैकेट हमने सेम टू सेम उतारा है, सिर्फ एक एडजस्ट कर दिया है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब यहाँ से मैंने यहाँ से यहाँ तक परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, किसका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मींस x1 प्लस x2 बाय 2 a प्लस b का होल स्क्वायर, राइट, a प्लस b होल स्क्वायर। अब ये देखिए ये वाला, इसको मैंने लिखा, इसको मैंने पहले लिख दिया प्लस x2 स्क्वायर और इसको बाद में लिख दिया थोड़ा x2 स्क्वायर बाई 4। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और सॉल्व करके हमारे पास हो गया x1 माइनस x2 और ये बन गया x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से देखिए ये लाइक टर्म्स हैं आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा 3/4 x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये ध्यान दीजिएगा, शुरू में आपको पता था ना कि x1 x2 ये सब कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में। ओके, अब देखो कोई भी रियल नंबर इसमें डालो, कोई भी x1 की जगह x2 की जगह कुछ भी डालो आप, नेगेटिव पॉजिटिव रैशनल इरेशनल कुछ भी डालो, उसका होल स्क्वायर, है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेवर नेवर नेगेटिव, है ना। अब उसमें ऐड कर रहे हैं, ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है x2 स्क्वायर, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी से ऐड करेंगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही ना आएगा। आप समझ लो मेरी बात को ना, ये पूरा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि ये कभी 0 नहीं हो सकता, सिंपल सी बात। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब हमको लेफ्ट और राइट तो सेम करना था, इधर राइट में 0 है और ये दोनों फैक्टर में से कोई एक फैक्टर तो 0 होना ही चाहिए, इसका मतलब सिंस ये ब्रैकेट 0 नहीं हो सकता, यहां लिख देंगे ऐसे, can never be equal to 0, this implies x1 minus x2 is equal to 0, यानी x1 is equal to x2। अब इसकी मीनिंग क्या निकली, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने आपको वापस लेके चले, जैसे हमने आपको बताया था ना कि यहाँ पे हमने माना था ये x1 है ये x2 है, ये f नाम की मशीन थी, इसके अंदर गया तो ये f x में ही दोनों बिलोंग करा दिया था मैंने, है ना। तो अभी तो ये मैनी वन दिख रहा था,
लेकिन जब हम सॉल्व किए तो हमें पता चला कि भाई x1 और x2 जो तुमने डिफरेंट लिया था वो तो एक ही है, यानी ये दोनों एक के ऊपर एक आ गए, यानी यहाँ पे x1 लिखो चाहे x2 लिखो बात एक ही है, तो ये खत्म हो गया कि नहीं। अब देखिए 1 to 1 हो गया, यानी x1 और x2 जब बराबर हो गए तो यहाँ दो नंबर तो आप लिख ही नहीं सकते ना, या तो आप x1 लिखोगे या तो आप x2 लिखोगे, तो जो भी लिखोगे तो वहां से 1 से 1 ही ना हो गया। तो हमने प्रूफ कर दिया क्या कि सिंस इफ fx1 is equal to fx2 दिस इंप्लाइज, पहले हमने ये माना था, याद करिए मैंने इसको माना था और हमने प्रूफ कर दिया कि अगर ऐसा है तो x1 is equal to x2 हो जाएगा, और यही डिफिनेशन किसकी हो गई 1 1 की। तो हमारा फंक्शन therefore the given function या f is 1 1 फंक्शन, करेक्ट। अब हम ऑनटू की भी बात करना है क्योंकि हमें बाइजेक्टिव प्रूव करना था, तो बाइजेक्टिव के लिए हमें फिर से देखना होगा कि याद करिए ये था आपका मैपिंग में f। अब हमने कहा कि या तो ये ऑनटू करना है या तो ये इनटू करना है, दो में से एक ही चेक करना है ना। लेकिन ये दोनों हम कैसे चेक करते थे, हम इस पे आते थे, याद करिए, और इस पे कैसे आते थे, हम अगर ऐसे देख लें आपको, ये इस पे आने का मतलब ये होता था कि अगर इसका कोडोमेन यानी सारे एलिमेंट्स चाहे उसके प्री इमेज हो चाहे ना हो, सारे के सारे एलिमेंट अगर कोडोमेन मतलब रेंज के बराबर आ जाए, रेंज के बराबर आ जाए कोडोमेन के, तब हम बोलते थे कि वो ऑनटू फंक्शन है। तो ये वाले को हम लोग क्या बोलते थे, याद करिए y, है ना। तो y के ऊपर कौन डिपेंड हो गया, x डिपेंड हो गया, है ना, y के ऊपर x डिपेंड हो गया। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यानी कि हमारा जो वो फॉर्मूला था जो हमने फॉर्मूले में लिखा था वो क्वेश्चन में, जैसे fx इज इक्वल टू 4x³ + 7 ये लिखा था ना मैंने, तो fx इज इक्वल टू 4x³ + 7 के लिए हमने fx कौन है, ये है, इसको हम y भी बोलते हैं, तो हमने मान लिया लेट दिस इज y। और अब हम y को इंडिपेंडेंट बनाएंगे और x को डिपेंड बनाएंगे, क्योंकि अब हम उधर से सोच रहे हैं इधर के लिए, क्योंकि अब हम कोडोमेन या रेंज की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या किया, इसको 4x³ को लिख दिया y - 7 और x³ = y - 7/4 और x = y - 7/4 होल टू द पावर 3 उधर जाता है तो क्या बन जाता है 1/3, करेक्ट। ये हमारे y में डिपेंडेंट हुए, x पे डिपेंड कर गए। अब हम y के लिए सोचना शुरू करेंगे। y कौन है भाई, रियल नंबर है। अब रियल नंबर में अपने मन से कुछ भी ऐसा डालो, उल्टा सोचो, ऐसा क्या डाल दें कि x की वैल्यू निकले ही ना, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा बच जाए जिसका प्री इमेज यहाँ पे ना हो। तो हम देख रहे हैं भाई y को 0 डालें, तो 0 डालें तो -7/4 होल टू द पावर 1/3 वैल्यू तो आ रही है। y को 5 डालो, y को 7 डाल दो इवन, तो 7 डालोगे तो भी तो ये 0 ही हुआ, तो 0 भी तो है ही इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं से तो ये निकल ही रहा है। यानी कि y की वैल्यू आप रियल नंबर में से कोई भी डाल देते हैं